So one by one, let's see the things. The first thing we will discuss, that is the sequence of function. So sequence of function क्या है, and after that the point wise जो convergence है वो क्या होता है, और after that we will talk about uniform convergence. तो तीन टॉपिक बच्चों आज के लेक्चर में मेन अहम रहने वाला है, और इनके ऊपर मैं आपको एग्जांपल भी करवाने वाला हूँ कि जब कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं तो उसका जो कन्वर्जेंस है वो पॉइंट वाइज कब होता है, और या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी कब एग्जिस्ट करता है. So let's start today's lecture. So let me confirm that my voice is properly audible to you. I hope so. So let's see guys. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्री कैप एक बार डिस्कस कर लेते हैं. Like previously we have studied sequence of real numbers, and now we discuss the topic of sequence of real valued function. A sequence of function f of n is a least of the function. लाइक एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हम उसको बोलते हैं जब हम एक फंक्शंस की एक लिस्ट ले लेते हैं, एक फंक्शंस की सीक्वेंस डिफाइन कर लेते हैं, लाइक f1 f2 f3 अप टू fn. तो जब हमने एक फंक्शंस की एक सीक्वेंस डिफाइन कर ली, एक फंक्शंस के एक सेट को उठा लिया, तो उसको हम बोलते हैं कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दैट मस्ट बी इन अ पैटर्न. तो दैट ईच fn maps a given subset d of r into r. It means यहाँ पे भी मेरे पास रियल नंबर का सेट है, यहाँ पे भी रियल नंबर का सेट है, और उन दोनों में मैंने बहुत से फंक्शंस को डिफाइन कर रखा, और उन फंक्शंस को उठा के मैं सीक्वेंस बना रहा हूँ. जिन बच्चों को अभी तक भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो गाइज प्लीज इससे पिछला मेरा वीडियो है वो स्पेशली मैंने सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए ही बनाया है, और वहां मैंने डिफाइन किया है कि सीक्वेंस फंक्शन एक्चुअली होती क्या है, f1 f2 f3 n ये क्या होते हैं एक्चुअली, कहाँ से जनरेट होते हैं. तो यहाँ हम ये समझ गए हैं कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यानी कि f1 f2 f3 fn एक जो पैटर्न बना है, मैंने इसको सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का नाम दिया है. अब बात करेंगे कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस के लिए हमें पॉइंट वाइज जो कन्वर्जेंस है वो क्या होगा. सो इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस को हमने डिफाइन किया उसके कन्वर्जेंस की बात है. पॉइंट वाइज यानी कि हर एक सिंगल पॉइंट में मैं उसके कन्वर्ज होने की कंडीशंस को डिस्कस करने वाला हूं. तो पहले डेफिनेशन देखिए क्या कहती है. Let D be the subset of R and let Fn be the sequence of function defined on D. D say that f of n converges pointwise on D if the limit n tends to infinite fn x exists for each point of D. तो बड़ी बात यहाँ पे आपको ये समझ में आ गई होगी कि कब आप किसी सीक्वेंस को पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोल रहे हैं. तो इस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होने के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एक्चुअली इसको आप इस तरीके से समझें दैट आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन द कंसेप्ट दैट इफ आम देखिए ये एफ एन एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मुझे इसके कन्वर्जेंट होने या ना होने की कंडीशंस को निकालने के लिए आई विल जस्ट टेक लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ एन एक्स. और जब ये कोई एक वैल्यू देगा, मुझे एक पॉइंट देगा, लाइक एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा f ऑन x इज इक्वल टू f ऑफ x, तो मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है, ये जो सीक्वेंस है, दैट इज कन्वर्जेंट एट द पॉइंट f ऑफ x. ओके, अब f ऑफ n x की वैल्यू f ऑफ x आई. अब यहाँ पे वैल्यू आ सकती है f1x, यहाँ पे वैल्यू आ सकती है f2x, यहाँ पे वैल्यू आ सकती है बच्चों f3x, बहुत से पॉइंट्स आ सकते हैं. तो अगर ये हर बहुत से लाइक आपको n tends to infinite put करने पे if it is giving us some real value or some real function, so you can say that the function, the sequence of function is convergent. Okay, here I will say convergent at point what, f of x. Here you will say convergent at point what, f2x. तो हम इजिली कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट फॉर ईच पॉइंट x इन d, यानी कि पूरे के पूरे d सेट के अंदर फंक्शन जो है ना, हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट रहने वाली है. ओके, क्लियर. एंड व्हाट इज d? d बच्चों एक सबसेट है किसका, r का. क्लियर. तो ये तो है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होने की डेफिनेशन. अब पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के साथ साथ आप एक चीज और देखिए, this means that limit n tends to infinite f on x is a real number that depends only on x. okay, तो एक रियल सीक्वेंस, क्योंकि दोनों सेट में रियल्स लेके चल रहा हूं. अब जैसे जैसे चीजें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आपको और बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें. और यू कैन से दैट अगर ये fn is point wise convergence, then the function defined by f of x is equal to limit n tends to infinite fn x for every x in d is called the point wise limit of the sequence. Get your point? Like what it shows you
यहाँ पे आपको बता रहा है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि पॉइंट वाइज लिमिट। तो हर एक n के लिए बच्चों को पॉइंट वाइज लिमिट हो जाएगी। ओके, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ nx, यानी कि जब आपने ये चीज देखी, यही है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f n x इज इक्वल टू f ऑफ x, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट f n x इज इक्वल टू f ऑफ x। थोड़ा उल्टा लिखा हुआ, बस इतनी सी बात है। तो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो फॉर एवरी x इन d, हर एक x d के लिए अगर वो कन्वर्जेंट है तो आप उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट बोल रहे हो, है ना। सो इज आल्सो कॉल्ड द पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, यानी कि लिमिट अगर आप इस तरीके से लेके चल रहे हो और डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं बट वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप ये कह रहे हो कि हर एक पॉइंट वाइज लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। गेटिंग अ पॉइंट? So it is known as point wise limit. So don't be confused that point wise limit and point wise convergent. तो चलिए let me show you with the help of example. So first example here I'm taking, let fn be the a sequence of function on R. So let understand the concept here. fn मेरे पास कोई sequence है of the function on R defined by f of nx is equal to n of x. This sequence does not converge point wise on R because limit n tends to infinite अगर लेंगे तो बच्चों ये infinite दे रही है, यहाँ पे finite limit exist करनी चाहिए। Get your point? अगर मैं यहाँ पे मेरे पास जो function है, if I'm taking limit n tends to infinite और f of nx क्या है? nx. So if you are taking a limit here n tends to infinite for this, so definitely it will gives you infinite. यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, और अगर इनफाइनाइट आ रही है तो डेफिनेटली ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ये कन्वर्जेंट तभी होगी जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हो और यहाँ पे जो लिमिट की वैल्यू है वो बच्चों फाइनाइट होनी चाहिए। फाइनाइट होगी तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर इनफाइनाइट आ रही है तो हाउ यू कैन से दैट द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट? सो दिस सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल. Let fn be the sequence of the function, and here you have given the function f of x by n. So यहाँ पे अगर मैं इसकी लिमिट लेता हूँ बच्चों, तो if you are taking limit x tends to n tends to infinite, and here the value of f of n x, that is x by n. So जैसे आप इसकी लिमिट n tends to infinite पुट करोगे ये देगा आपको 0. 0 is the finite value, so the sequence is converged point wise to the 0. तो ये सीक्वेंस बच्चों 0 पे कन्वर्ज है, यानी कि इसके आप x की कोई भी वैल्यू ले, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? इट मस्ट बी इक्वल टू 0. लॉजिक क्लियर? आई होप सो लॉजिक विल बी क्लियर। तो जब आपके पास, सिंपल सी बात ये याद रखें कि जब आपके पास जो लिमिट है आपकी n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अगर वो फाइनाइट रिजल्ट दे रही है तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्जेंट है, और अगर वो इनफाइनाइट वैल्यू दे रही है तो सीक्वेंस आपकी भाई डाइवर्जेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है। ओके, लेट्स सी नाउ सी। अब एक और एग्जांपल से बच्चों कहानी को क्लियर करते हैं। नाउ कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ एफ एन एक्स। इस बार जो सीक्वेंस हमने ली है ना वो कुछ ऐसी ली है मैंने, आई होप सो कि शायद आपको यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा होगा। लेट मी क्लियर सम, इज इट क्लियर नाउ? तो इस बार जो मेरा फंक्शन है वो कुछ ऐसा है, दैट f of nx is equal to nx plus x square by n square. So is this sequence is convergent or not? That is the point. So how we can find out? Let's see the solution. तो आपके पास बच्चों एक फंक्शन जो गिवन है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? लेट मी फाइंड आउट। तो हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते हैं, f of nx is equal to what? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। इस फंक्शन को मैंने n स्क्वायर को n बाई एक्स के नीचे अलग रख दिया और x स्क्वायर के नीचे अलग लिया, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जैसे आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा? 0 प्लस 0 एंड इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आपके पास ये जो लिमिट है ये क्या वैल्यू दे रही है? लिमिट इज गिविंग टू यू 0। सो इसका मतलब हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड हैविंग f n x, जो भी हमारे पास सीक्वेंस थी n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है। अगर रिजल्ट 0 आ रहा है तो इट मींस हम इजीली बोल सकते हैं कि दैट इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। Am I right here? Point wise convergent. The sequence is point wise convergent. Clear? Okay. Let's see some another important
part from the pointwise convergent. Now there is some other definition also. जो फॉर्मल डेफिनेशन है ना पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की, वो अभी आप जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनके माइंड में जरूर ये आ रहा होगा कि सर वो जो मॉडुलस वाली डेफिनेशन है वो भी तो कन्वर्जेंस को ही प्रूव करती है, तो वो कैसे प्रूव करती है, उसके ऊपर हम एग्जांपल्स करते हैं. तो जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो कुछ ऐसी है बच्चों कि let D be the subset of R and let Fn be the sequence of real valued function defined on R, then Fn converge pointwise to F if given any x in D and given epsilon greater than 0, there exists a natural number n is equal to nx epsilon such that. क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे दो नंबर्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है. पहला उसने कहा कि fnx minus of fx having modulus is less than क्या होना चाहिए? epsilon होना चाहिए. For every n is greater than n. What is n actually? n बच्चों यहाँ पे ना n is equal to n and x minus x, so x and epsilon. ये एक्चुअली इनका GCD टाइप होता है. ओके, दो नंबर अगर हम लेते हैं और कैपिटल n क्या है जो नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के सेट में से मैंने x और एप्सिलॉन की वैल्यू लेनी है और एप्सिलॉन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x दैट कुड बी एनीथिंग. ओके, सो लेट्स सी. तो ये डेफिनेशन कहती है कि अगर आपका ये जो fnx माइनस ऑफ fx लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो इन दैट केस आपकी जो सीक्वेंस है fnx ये कन्वर्जेंट होगी. अभी मैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं, मैं अभी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट पे नहीं हूं, तो डोंट बी कंफ्यूज. तो अभी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट पे ही है. तो इस केस में आप कहोगे कि ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट है अगर ये इनका मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन आएगा तो. अब ये कैसे आएगा और क्यों आएगा इसके ऊपर भी हम बात करते हैं. The notation n is equal to nx epsilon means that natural number n depends on the choice of x and epsilon. Okay? यानी कि आप जो नंबर आपको नेचुरल नंबर चूज करना है वो आप चूज कर सकते हैं any number from epsilon as well for x also, but epsilon should be greater than 0. अब आगे क्वेश्चन करेंगे तो कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी, so don't be confused. चलिए अब बात करते हैं बच्चों यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की. तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहता है, अब डेफिनेशन देखो बड़ी मिलती जुलती सी डेफिनेशन है यहाँ पे. तो यहाँ पे let D be the subset of R and let Fn be the sequence of real valued function defined by this and greater than epsilon greater than 0, there exists a natural number n. यहाँ देखिए n is equal to n and epsilon. यहाँ पे वो x वाला जो रूल था वो खत्म हो गया. बात समझे? x वाला रूल खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि अब आपको कोई पर्टिकुलर x चूज ही नहीं करना, क्योंकि अब आप पूरे सेट पे इसको क्या दिखाना चाहते हो, पूरे सेट पे इसको कन्वर्जेंस दिखाना चाहते हो. वहां पे x कोमा x पहले लिखा था क्योंकि x आप 1 by 1 चूज कर सकते थे, आपको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस दिखाना था. यहां पे आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाना है. कहानी फिर भी वही है, f1x minus f of x less than epsilon for every n greater than capital N and for every x in D. तो यहां इस चीज को इंपॉर्टेंस दीजिए. पूरे सेट के ऊपर कोई फंक्शन कन्वर्जेंस, कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. पूरे सेट में से हर एक डिफरेंट पॉइंट पे वो कन्वर्जेंस है, तो उसको पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बोलते हैं. ठीक है, तो इस डेफिनेशन में बिल्कुल माइनर सा फर्क है. यहाँ पे वहां x कोमा एप्सिलॉन था, यहाँ पे अकेला एप्सिलॉन है. यहाँ पे वो फॉर एवरी x एंड एप्सिलॉन था, यहाँ पे फॉर एवरी x इन D है, यानी कि पूरे सेट की बात कर रहे हैं. अब मैं क्वेश्चन परफॉर्म करता हूं और आपको और चीजें क्लियर होती चली जाएंगी, बट एक नोट छोटा सा याद रखें इसमें कि इन द अबव डेफिनेशन द नेचुरल नंबर n डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन एप्सिलॉन नॉट ऑन x. Therefore uniform convergence implies pointwise convergence, but the converse is false as we can see from the following counter example. Now point is that कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन, कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अगर है तो डेफिनेटली वो पॉइंट वाइज तो होगी, है ना. अगर कोई पूरे बड़े सेट पे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है तो डेफिनेटली वो उस सेट के किसी पॉइंट पे तो कन्वर्जेंस होगी ना. बट अगर कोई किसी सेट के किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंस है तो वो जरूरी नहीं कि पूरे सेट पे कन्वर्जेंस हो. तो इसलिए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होगी. ओके, तो इसलिए मैंने वहां पे आपको सिंपली कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बताई और उसके बाद यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे ले आया. अब मैं आपको सिखाता हूं इसको प्रूफ कैसे करते हैं दोस्तों. ठीक है, देखिए हम चलते हैं एक with the help of some examples and we will try to prove that how some functions are uniform convergence. See guys, let me choose any example here. मैंने मान लीजिए एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को कंसीडर किया है f of nx is equal to that is nx by
1 प्लस n स्क्वायर एंड x स्क्वायर। ठीक है, कोई भी आप सीक्वेंस ऑफ फंक्शन उठा सकते हैं। तो here I just taken this kind of a function. So let me find out that this function is this sequence of function is convergence or not, or I will say a sequence of function I have considered here और एक इंटरवल हम ले लेते हैं और वो इंटरवल है बच्चों 0 to इनफाइनाइट, क्योंकि रियल नंबर का सेट है तो कोई कुछ भी, अब मैंने ये ले लिया है। तो अब देखिए बच्चों, इसको प्रूव करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन जो है ना माइंड से निकलती नहीं है। सो देखिए, सबसे पहला काम आपको पता क्या करना होता है, आप सिंपली किसी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने या डाइवर्जेंट होने की कहानी उसकी लिमिट पे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आप क्या ले रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और f एन x उठा ले लें। यहीं से आपको क्लियर हो जाता है कि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो सबसे पहला काम आपको ये तो करना ही करना है। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब f एन x क्या है, n of x एंड डिवाइड बाय 1 प्लस n स्क्वायर एंड x स्क्वायर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। So similarly I will just take limit n tends to infinite, और यहां से मैं n कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, और कहानी कुछ बन जाएगी x बाय 1 बाय n स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर, समथिंग लाइक दैट। जैसे आप लिमिट पुट करोगे बच्चों, तो अब देखिए n सारा अपॉन की फॉर्म में है, और एवरीबडी नोज के 1 बाय n क्या होता है, 1 बाय इनफाइनाइट 0 होता है। तो ये जो पूरी लिमिट की कहानी है ये क्या बन गई, ये बन गई 0, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। अब ये बच्चों 0 बन गई, तो इसका मतलब ये हुआ दैट इंप्लाइज कि ये जो आपकी एफ एन एक्स जो सीक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट तो हो गई, ठीक है, बट आपने लिमिट से निकाला है तो ये कन्वर्जेंट हो गई पॉइंट वाइज। ओके, अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अब अगर ये इक्वल टू 0 है तो जस्ट आई से दैट इट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, दैट इज द पॉइंट हियर। So is this sequence is point wise convergence, is it uniform convergence or not? Here just I'm giving you अलग now अब चेक करते हैं इसकी यूनिफॉर्मिटी कन्वर्जेंस है या नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको एप्सिलॉन लेना होता है बच्चों, ठीक है। एक क्वेश्चन प्यार से समझ जाओ, मैं कहता हूं इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप एक एप्सिलॉन चूज करें और वो एप्सिलॉन होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके, लेट चूज एनी एप्सिलॉन दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। वो मैंने चूज कर लिया बच्चों। अब यहाँ पे ना बहुत सी चीजें वेरी करती हैं कि हमने एप्सिलॉन ग्रेटर देन चूज तो कर लिया कि वो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो वो उसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, नहीं बच्चों। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आपको लेना है ना, वो एप्सिलॉन हमेशा क्या होगा, दैट एप्सिलॉन must be, ध्यान देना, must be say greater than 0, so that could be greater than or is equal to the maximum value of the given function. Okay, the maximum value of the given function, ये मैं आपको सिखा दूंगा, इसमें डोंट वरी, आपको थोड़ी सी बात अलग लगेगी बट डोंट वरी। तो फिलहाल अब ये समझिए कि हमें करना क्या है। हम सबसे पहले मॉडल्स लेते हैं, जहां पे हम लिखते हैं f ऑफ nx माइनस में यहां पे लिख दो आप f ऑफ x, ठीक है, एंड हैविंग मॉडल्स को आप क्लोज कर देते हो, दैट्स ऑल। अब क्या करें, जो बच्चों ये n एफ एन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू है उसको मैंने एप्सिलॉन का नाम दिया, वो आपकी जो वैल्यू जो भी अपीयर होगी। अब यहाँ पे इसको मॉडुलस को सॉल्व करना अपने आप एक चैलेंज है, तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होंगे। आपको यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एन एक्स की जो वैल्यू थी आपके पास क्या थी, ये पूरी वैल्यू थी एफ ऑफ एन एक्स की, am I right here? अब इस एफ ऑफ एन एक्स की वैल्यू को मैं वापस रिप्लेस करता हूँ एन एक्स बाय 1 प्लस एन स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एंड माइनस में एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास पता नहीं है कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो डोंट वरी, इसको कुछ भी मत कीजिए। अब यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान दीजिए कि आपने ना जो वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की है,
ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको वैल्यू आपने किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। जो ये मैंने लिमिट निकाली थी यहां से, आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, लेट मी चूज अनदर स्क्रीन। मैक्सिमम वैल्यू बच्चों आपने क्लास नंबर 11th 12th में मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक पढ़ा था, आई होप सो सबने पढ़ा होगा। मैक्सिमा और मिनिमा, दैट इज द टॉपिक फ्रॉम द रियल एनालिसिस आल्सो। तो फिर हमें वहां पे ना एक फंक्शन दिया होता था जी, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है। फिर हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते थे और उसको रख देते इक्वल टू 0। अब यहां से आपको ना कुछ एक्स की वैल्यू मिल जाती थी, जो भी मिले, मान लीजिए ए मिला, बी मिला, वट। फिर हम क्या करते थे, उसका डबल डेरिवेटिव निकालते थे, जो भी आया। फिर उस डबल डेरिवेटिव में पुट करते थे, मान लीजिए ए पुट किया तो अगर वो लेस देन 0 हुआ तो वैल्यू आएगी मैक्सिमम, और अगर वो डेरिवेटिव हमारा ग्रेटर देन 0 होता था तो वैल्यू होती थी मिनिमम। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाके बता रहा हूं। तो यहां से मैक्सिमम मिनिमम निकालने का वे आपको बता रहा हूं, और वो वे वही है। यहां पे आप देखोगे आपकी रियल वाली बुक में डायरेक्टली लिखा होता है कि मैक्सिमम वैल्यू। वो आपको कंफ्यूजन होगी कि सर वो फाइंड कहां से की हमने, तो फाइंड वो ऐसे की जाती है। तो अब जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, लाइक आई एम जस्ट टेकिंग एफ ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एन ऑफ एक्स बाय 1 प्लस एन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब बच्चों आप इस एफ ऑफ एन एक्स का डेरिवेटिव कीजिए और फिर उसको इक्वल टू 0 रखिए, और यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालिए क्या आएगी। अब मैं आपको बताता हूं यहां से एक्स की वैल्यू क्या आएगी। यहां से एक्स की वैल्यू आएगी 1 बाय एन। आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो जो वैल्यू यहां पे आएगी ना, जो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे एक्स की आएगी, वो ही आपको यहां सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, x की वैल्यू आई है मेरे पास 1 बाई एन। तो हेयर आई एम जस्ट फाइंडिंग, तो इसका मतलब आपको अब ये निकालना है f ऑफ n 1 बाई एन एंड माइनस f ऑफ 1 बाई एन। क्लियर? अब ये 1 बाई एन पे आपको क्या वैल्यू देगा, तो डेफिनेटली वैल्यू पता है क्या देगा, ये वाला पूरा फंक्शन आपको वैल्यू ये आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो 1 बाई एन जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं 1 बाई एन पुट करूंगा x की जगह पे, यहाँ पे 1 बाई एन पुट करूंगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपके पास 1 बाई 2। और ये बच्चों f ऑफ 1 बाई एन ये हमेशा ही 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना कन्वर्जेंस की, यही आपकी f ऑफ उस पॉइंट पे वैल्यू होती है। गेट ये पॉइंट? तो इसको डायरेक्टली 0 रख दिया करना, इसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे एट द एंड वैल्यू बची आपके पास 1 बाई 2। अब 1 बाई 2 ना बच्चों ग्रेटर देन है किससे, एप्सिलॉन से। क्योंकि एप्सिलॉन क्या था, मैक्सिमा ऑफ दिस थिंग, और मैक्सिमा ऑफ दिस थिंग व्हाट वी हैव फाइंड आउट, maximum of this value we have find out 1 by n. Okay, so it is greater than epsilon, so it is not, and epsilon is what, epsilon should be greater than 0, greater than 0 होना चाहिए, no problem at all, but it is greater than to epsilon. So here you will say it is not uniform convergence, it is not uniform convergent, ये लेस देन आना चाहिए। ओके, लेट मी चूज एनी अदर एग्जाम्पल। आई होप सो कुछ चीजें क्लियर हो रही है, कुछ आपके माइंड में जरूर कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। मैं एक पूरा एग्जाम्पल आपको चलो क्लियर करता हूँ, हर एक चीज इसमें आपको। मैंने मान लिया f ऑफ एन एक्स, मेरे पास एक फंक्शन है और वो है एन एक्स एंड ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एन एक्स स्क्वायर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब बच्चों इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ना आप ले लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ एफ एन एक्स। ये सबसे इजी वे है किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को प्रूव करने का कि वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे आएगा मेरे पास n ऑफ एक्स डिवाइड बाई, ये पावर माइनस में है तो मैं इसको यहाँ पे n ऑफ एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। मुझे लगता नहीं कि किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहा हूँ। एल हॉस्पिटल रूल सबको आता होगा, और n के रिस्पेक्ट में लगाना, x के रिस्पेक्ट में मत लगाना, क्योंकि लिमिट n के रिस्पेक्ट में है। तो ऊपर डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू n तो आएगा x, और नीचे डेरिवेटिव करूंगा तो ई एन एक्स स्क्वायर, और n के रिस्पेक्ट में करूंगा तो आएगा x स्क्वायर। इसे कैंसिल कर देंगे, और सॉरी लिमिट तो है ना यहाँ पे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और जैसे आपने यहाँ इनफाइनाइट पुट करी तो ये आ जाएगा 1 बाई इनफाइनाइट, और 1 बाई इनफाइनाइट पुट करते क्या आ जाएगा 0। चलिए
ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो है, क्योंकि जब भी लिमिट आपके पास फाइनाइट बने ना तो समझ लीजिए कि वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो बिल्कुल है। अब दूसरा मुद्दा ये है कि सर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है या नहीं। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया कि करना क्या है बच्चों। तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए ना व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ध्यान देना इस बात पे। नाउ मैंने कहा कि आपको लेना है एक तो बच्चों f ऑफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसका मॉडुलस लेके चलना है, ठीक है। अब ये इसके मॉडुलस की वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आती है या नहीं आती, वो देखो कैसे करते हैं। तो आप क्या करो, दो मैंने एक तरीके बताया आपको पिछले क्वेश्चन में, मैक्सिमम का रिजल्ट आपको बताया कि मैक्सिमम निकालने का वे क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर वे टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू। तो आप क्या करो, मैं सिंपल वे से आपको बताता हूं मैक्सिमम निकालने का वे। आप देखिए आपके पास फंक्शन क्या है। तो मैंने कहा जी मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ एन एक्स वो कुछ ऐसा है लाइक n ऑफ x डिवाइड बाई e रेज टू पावर n x स्क्वायर, एम आई राइट। तो चलिए मैं यहाँ पे ना इस फंक्शन का कर देता हूँ डेरिवेटिव। तो मैंने f डैश एन एक्स निकाल दिया, और जैसे मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू कुछ ऐसी बन गई e रेज टू पावर n ऑफ x स्क्वायर का होल स्क्वायर और e रेज टू पावर n x का होल स्क्वायर, तो एज इट इज। अब इस n x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो n का n रह गया माइनस एन एक्स एज इट इज और ई रेज टू पावर एन एक्स स्क्वायर एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का बच्चों क्या आएगा 2x और n, एम आई राइट यार। अब हमें पता है कि हम सब उसके बाद सेकंड हमारी क्या कहानी होती है, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो रख देते हैं। तो अब आप इसको इक्वल टू जीरो रख दीजिए। मैं मैक्सिमा निकालना सिखा रहा हूं आपको। अब मैक्सिमा का यूज कैसे करना वो सारी कहानी सिखाऊंगा। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, ई एन एक्स स्क्वायर और एक n कॉमन है। यहाँ पे बच गया मेरे पास क्या 1, और यहाँ बच गया माइनस के 2n, एक तो ये बच गया और एक बच गया एक्स स्क्वायर, और नीचे वाला पार्ट इधर जाके जीरो हो गया तो इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। अब जो मल्टीप्लाई में ये भी जीरो हो जाएगा तो 1 माइनस 2n एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं किसकी, एक्स स्क्वायर की, और ये बन जाएगी 1 बाय में 2 ऑफ n। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 बाय में 2n का स्क्वायर रूट। अब क्लियर है कुछ बात। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। व्हाट इज इट, पॉइंट ऑफ, जब एक ही पॉइंट आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा ना, दो तीन पॉइंट आते तो कुछ चेक करने की कोशिश करते। अब आपके पास जो फंक्शन था इसी स्क्रीन पे समझिए कि आपके पास तो फंक्शन क्या था जी, हमारे पास तो फंक्शन था f ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स डिवाइड बाई ई रेज टू पावर एन एक्स स्क्वायर। अब आप इसको निकालिए f ऑफ एन एक्स के लिए, किस पॉइंट पे निकालिए, इस पॉइंट पे निकालिए 1/2 रूट n पे, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो n एज इट इज इसको लिखेंगे 1/2 n का स्क्वायर रूट एंड डिवाइड बाई ई रेज टू पावर n, और फिर x की वैल्यू लिखूंगा तो 1/2n। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए n n n तो ये बन जाएगा अंडर रूट n बाय में 2, और यहाँ बचाएगा बच्चों अंडर रूट e, क्योंकि n से n कैंसिल, e रेज टू पावर 1/2 तो अंडर रूट e। तो कट कट आगे बच्चों कुछ ऐसा बन जाएगा अंडर रूट n बाय में 2 ऑफ e। ये मैक्सिमम, अब ध्यान देना इस बात पे, ये मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। एक मैक्सिमम पॉइंट है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। अब करना क्या है सर, अब सुनो बात ध्यान से। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इस सीक्वेंस का रिजल्ट। जो बच्चों मैक्सिमम पॉइंट होता है ना, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे, एक होती है मैक्सिमम वैल्यू, एक होता है मैक्सिमम पॉइंट, दो चीजें निकाली हैं। ये जो है मैक्सिमम वैल्यू के लिए है, ना कि पॉइंट के लिए। तो अब आप इसका मैक्सिमम निकाल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम ऑफ दिस थिंग, बस इतना फाइंड आउट करना है अपने को। तो एफ ऑफ एन एक्स का मैक्सिमम क्या निकाला आपने, अभी निकाल के अंडर रूट एन बाय में 2 ऑफ ई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1 बाय अंडर रूट कुछ ऐसा था 2n कुछ करके, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दिस मस्ट बी, सॉरी इसकी वैल्यू मैं गलत लिख रहा हूं, सॉरी मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू आएगी जो आपकी लिमिट ने दी है रिजल्ट,
और हमारी लिमिट ने रिजल्ट क्या दिया था 0, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ध्यान देना इस बात पे। ठीक है, जो लिमिट की वैल्यू आती है ना n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखने पे, दैट विल बी वैल्यू ऑफ f ऑफ x, और f ऑफ nx की वैल्यू वो होती है जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का वे मैंने आपको बता दिया, पहले मैक्सिमम पॉइंट निकालिए फिर मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। अब देखिए बच्चों, अब बच गया आपके पास अंडर रूट n बाय 2 ऑफ e, और जैसे ही आप इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेंगे अंडर रूट n बाई 2 ऑफ e, तो ये डेफिनेटली टेंस टू क्या कर रहा है इनफाइनाइट, और अगर ये इनफाइनाइट टेंस टू कर रहा है तो ये भी क्या हो गया नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। आई होप सो नाउ स्टोरी इज क्लियर टू यू। हाँ, अगर यहाँ पे वैल्यू होती कोई फाइनाइट, ओके, यहाँ पे कोई फाइनाइट वैल्यू आती तो आप बोल सकते थे कि ये फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, but this time it gives you value that is infinite, so this is not uniform convergent। लॉजिक क्लियर। और एक चीज और आपको बताऊंगा, ये जो वैल्यू है पूरी n टेंस टू इनफाइनाइट रखने के बाद, हाँ आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ ये 1/2 वाले क्वेश्चन में। देखो, अब आपने यहां निकाला, यहां पे भी आपने इसको मैक्सिमम ही निकाला है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये वो 0 वाला स्टेप है। अब इसको n टेंस टू इनफाइनाइट मैंने रखा है यहाँ पे, इसका भी मैंने मैक्सिमम निकाला है, और मैक्सिमम निकालने का वे क्या है यहाँ पे कि आपने यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व किया है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये तो है ही 1/2, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, तो आंसर क्या आया 1/2, और ये वैल्यू अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आ गई, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 1/2, और आंसर भी क्या आया 1/2। इसलिए बच्चों ये एप्सिलॉन से बड़ी, क्योंकि एप्सिलॉन इज व्हाट, एप्सिलॉन इज मैक्सिमम ऑफ दिस, और मैक्सिमम ऑफ दिस व्हाट, दैट इज 1/2, ये फाइंड आउट। तो ये आपने फाइंड आउट किया कि ये वैल्यू आई थी 1/2। अब इसको जब फाइंड आउट कर रहे हो तो वो भी 1/2 आ रही है, तो इसलिए ये एप्सिलॉन से बड़ी है। ओके, सो यू कैन से, और यू कैन से दैट इक्वल टू आल्सो, यू कैन से बड़ी बोल सकते हो या इक्वल टू भी बोल सकते हो। ओके, बट ये छोटी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप होता है ना, डेफिनेशन जो कहती है, मैं डेफिनेशन पे भी मैं आपको ले चलता हूँ वापस। डेफिनेशन कहती है कि यहाँ पे आपको क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे आपको होना पड़ेगा लेस देन एप्सिलॉन, नॉट इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन, सो आपको लेस देन एप्सिलॉन होना पड़ेगा। तो बट वो लेस देन एप्सिलॉन नहीं है, इसलिए वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट भी नहीं है। सो आई होप सो के द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नाउ लिटिल बिट क्लियर, और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी तो आई एम हियर, और मैं कुछ और एग्जांपल से, कुछ और थ्योरम से आपका कंसेप्ट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। सो आई होप सो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का कुछ कंसेप्ट आपका जरूर क्लियर हुआ होगा आज के लेक्चर में। तो प्लीज राइट इन द कमेंट for each and everything that you understand or you want something else from real analysis, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट हो तो you can write into the comment। तो मैं उस कंटेंट को समझाने की अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा। So thank you so much guys, thank you so much।